सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो आपको बताना है कि जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनमें जो है कैसा रिलेशनशिप होता है। तो आपको हम कॉमन जैसे लाइफ है, हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि जैसा हम फील करते हैं, हमारी थिंकिंग जैसी होगी वैसा ही हम फील करेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें हमेशा जो है हम बुरा फील करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव ही सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है। तो हमारा जो रिलेशनशिप कैसा है कॉग्निशन और इमोशंस के बीच में, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, बाई डायरेक्शनल डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। इन दोनों में जो है एक डायनामिक इंटरप्ले होता है, दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी कॉग्निशन, हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, और हमारी थिंकिंग जो है हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। इनमें से जो है कौन से ऐसे कारक हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने का तो वो उसको जो है सीख नहीं पाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, इमोशनल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट। बच्चे की इमोशनल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। अगर वो किसी भी कंसेप्ट को, कोई भी अगर वो नई लर्निंग कर रहा है तो उसका जो है इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। इसका कॉमन एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और आप जो है इमोशनली वीक पड़ जाएं तो आपकी लर्निंग पे भी जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी। तो जो पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी होती हैं, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, वो भी ज़रूरी होती हैं एक लर्निंग को कैरी ऑन करने के लिए। कोई अधिगम कराना है तो टीचर को जो है वो स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि आप हर एक बच्चे को उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे जो है उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी जो है लर्निंग का एक फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। जो विद्यार्थी है उसकी जो सोसाइटी है उसका भी अफेक्ट पड़ता है। अगर सोसाइटी जो है अच्छी सोसाइटी, उसका कल्चर और सोसाइटी जो होता है वो भी उसकी लर्निंग पे अफेक्ट डालता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आप जैसे आप जहाँ से भी पेडागोजी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जो है ये आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो एक लर्निंग होती है वो बच्चे के इन्वायरमेंट पे, बच्चे के जो इन्वायरमेंट होता है वो उसको अफेक्ट करती है। तो चारों ऑप्शंस जो हैं लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया हमारा सोशलाइजेशन टॉपिक से। जो फैमिली होती है हमारी वो, और जो हमारे नेबरहुड होते हैं वो किस टाइप का एजेंट होता है, ये हमें इसमें बताना है। तो जो है आपको स्टार्टिंग में ही जो है बता चुके हैं कि जो लास्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया था उनमें भी ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जो है ये ज़रूर करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सोशलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में जो है हमारी क्या आएगी, सबसे पहले जो है एक बच्चा किसके कॉन्टेक्ट में आता है, उसकी फैमिली के कॉन्टेक्ट में आता है। तो जो उसकी फैमिली होगी वो कैसा सोशलाइजेशन होगा, प्राइमरी होगा। अब ऑप्शंस में हमें देखना है प्राइमरी कहाँ पे है। तो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज़। बच्चे का चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट कैसा होता है, जो चाइल्डहुड है वो कंसेप्ट क्या, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, ये हमें इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड। जो बच्चे होते हैं वो दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उनको जो हमें सभ्य बनाना होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा जो होगा वो दुष्ट रूप में पैदा होंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, आप इसको आंसर में समझना, ये आंसर नहीं है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट। चाइल्डहुड जो है सेम हर एक जगह, जो जो चाइल्डहुड का कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल सेम है, और इसने बोला है कि कल्चर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जो है कल्चर का जो डिफरेंट कल्चर्स होंगे वहाँ पे चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट अलग अलग होएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट। ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा है वो उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, सिर्फ सोसाइटी उसमें क्वालिटी बिल्ड करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ इन बिल्ड भी होती हैं, बाय बर्थ भी होती हैं।
तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही ठीक आंसर है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। इस ऑप्शन से ये मतलब होता है कि जो चाइल्डहुड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ज्ञान का निर्माण जो है सोसाइटी की वजह से होता है, सोसाइटी उसका कंस्ट्रक्शन करती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। इनमें से जो है कौन सी मिडिल चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक है। मिडिल चाइल्डहुड, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। पहले जो है हमें गलत ऑप्शन को हटाना है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। नहीं, जो ये सेंसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चा सेंसेस से सीखता है वो 0 से 2 वर्ष की आयु होती है, जो कि इन्फेंसी होती है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड रेस। ये जो है इस टाइम पे रैपिड फिजिकल ग्रोथ जो है मिडिल चाइल्डहुड में रैपिड नहीं होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। ये मिडिल चाइल्डहुड में नहीं होती है, ये जो लेटर स्टेजेस होती है बिल्कुल चाइल्डहुड की उनमें होती है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली, वो मिडिल चाइल्डहुड में जो है लॉजिकली सोचना तो शुरू कर देता है, बट उसी चीज़ के बारे में सोच पाता है जो उसकी आंखों के सामने होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। Recently, there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventure activities. This move is important because आजकल जो है एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं कि बच्चों जो जेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल और फीमेल चिल्ड्रन में। तो इसीलिए जो है ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि एक स्टोरी है उसमें जो मम्मी पापा हैं और पापा जो है घर के काम कर रहे हैं, मम्मी जो है लाइक बाहर के काम कर रही हैं। तो ये जो एग्जांपल क्या डिपिक्ट करता है, ऐसी स्टोरी सुनाने से जो बच्चों के अंदर स्टीरियोटाइप नेचर बना हुआ है कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है, ये ड्रेस सिर्फ लड़कियां पहनती हैं, ये ड्रेस सिर्फ लड़के पहनते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। सो व्हाट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, आपको ये पता होना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वो होते हैं कि सोसाइटी, जो हमारा समाज होता है, वो जेंडर के बेसिस पे काम को डिसाइड कर देता है कि ये काम मैन के लिए बना है, ये काम वुमेन के लिए बना है। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए, इसी जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए जो है ऐसी स्टोरीज़ को क्यूरिकुलम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट एंड 17th क्वेश्चन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की के अनुसार व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द स्पोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। जब वेगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। ये कितनी बार पीछे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। जब कोई एडल्ट किसी बच्चे की हेल्प करता है, उसके करंट लेवल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। वो उसकी हेल्प कर रहा है जिससे वो अपनी डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो जोन है उसको इंक्रीज़ कर पाए। तो जो हमारा आंसर नंबर 1 होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। वेगोत्स्की ने ही स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया है इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 18th क्वेश्चन हम देखते हैं। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल। जो नूर होती है वो अपना टिफ़िन लाना भूल जाती है और आस्क तान्या टू शेयर हर टिफ़िन सेइंग, और तान्या जो उसकी फ्रेंड है उसको बोलती है क्या तुम मेरे साथ अपना टिफ़िन शेयर कर सकती हो। यू शुड शेयर योर टिफ़िन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफ़िन विद यू यस्टरडे। वो उसको बोलती है कि मैंने जो है अपना टिफ़िन तुम्हारे साथ कल शेयर किया था, तुम मेरे साथ आज शेयर कर लो अपने टिफ़िन को। तो ये जो बच्चा होता है कौन सी स्टेज में होता है मोरलिटी की, ये हमें इसमें बताना है। तो इसमें जो है ये एक्सचेंज की स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, एक्सचेंज की। टिट फॉर टैट होता है इसमें कि जैसा उसने किया मैं भी वैसा ही करूँगा। तो ये जो है हमारी जो ये स्टेज आती है ये लेवल 1 की सेकंड स्टेज है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें जो है इसमें क्या होता है, बच्चे एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा कन्वेंशनल तो वैसे ही हट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है दोनों में कन्वेंशनल स्टेज आती है, ये सेकंड लेवल है, तो ये ऑप्शन दोनों रिमूव हो जाएंगे। थर्ड जो है पोस्ट कन्वेंशनल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। फोर्थ जो है प्री कन्वेंशनल है,
लेकिन इसमें जो है प्री कन्वेंशनल के साथ ओबीडियंस दिया हुआ है। तो क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये मतलब हम बोल सकते हैं इसमें जो है डाउट था, लेकिन जो सीटेट जो सीबीएसई है उसने जो आंसर माना है वो इसका सेकंड माना है। एक्सचेंज दिया हुआ है, लेकिन एक्सचेंज के साथ यहाँ पे प्री कन्वेंशनल आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। और ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओबीडियंस दे दिया। अगर यहाँ पे एक्सचेंज दे देते तो आंसर ये होता, लेकिन अब आंसर जो है वो है एक्सचेंज वाला ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं, widely held beliefs about typified characters deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। जो हमने क्वेश्चन अभी देखा, शायद 16 क्वेश्चन होगा वो जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड, इसमें उसका रिवर्स पूछ लिया, आपको आंसर बताना है। तो जो आंसर होगा इसमें क्या बोला है कि ऐसा कौन सा इनमें से करैक्टरिस्टिक हैं जो कि हमारी सोसाइटी जो होती है डिफरेंट सेक्सेस के लिए उनको अप्रोप्रिएट बताती है कि ये जो है ये काम वो लोग करते हैं, ये काम जो है फीमेल्स करती हैं, ये काम मेल करते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं, कि जेंडर के बेसिस पे जो है काम को डिवाइड करना। तो हमारा जो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और जो ये टिक लगाया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान से जो है इसको करिएगा, और इसका आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइप। Next and last question of today, drawing implication from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। जो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है डेवलपमेंट की, उससे जो है हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो एक टीचर है वो उसे 6 to 8 क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए। यूज़ ओनली कंक्रीट मटेरियल टू टीच कंसेप्ट, नहीं सिर्फ कंक्रीट मटेरियल दिखाने से जो है उनका कंसेप्ट अच्छे से नहीं होएगा। रिलाई सोलेली ऑन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस पर ही जो है उसको निर्धारित रहना है, ऐसा भी नहीं है। हम जो है अलग से एग्जांपल दिखा सकते हैं और उस कंसेप्ट को इजीली कवर करा सकते हैं। डिस्करेज ऑप्शन ही नेगेटिव है तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 4th आता है, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। तो जो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना चाहिए बच्चों के सामने जो कि रीज़न, जिनका सॉल्यूशन जो है रीज़न के बेस पे हो, कारण जिसमें जो है बच्चे को दिमाग चलाना पड़े और वो उसका कारण ढूंढ सकें, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। हमें जो है ऐसी समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समानता की आवश्यकता होती है। तो सो जो है ऑलरेडी हम क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये 5th डे है, 10 क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के। इनको जो है आप रीड कर लेना। आपको जो है एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए ताकि आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। आपको जो है तब ये लगाते हैं तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना ईजिली आ जाता है। सो आपको जो है ये मस्ट करने होते हैं। This is all about today. Thank you and have a nice day. Don't forget to like the video, share the video and